नमस्कार। आज है दिसंबर की 30 तारीख दिन शुक्रवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। पहले सुनिए मुख्य समाचार। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हेलीकॉप्टर खरीद सबके हित में होगा और निकाय चुनाव की मतगणना आज हो रही है। विदेशी डॉक्टरों के खिलाफ बिहार समेत कई राज्यों में सीबीआई की छापेमारी। और उत्तरी बिहार में हो रही बर्फबारी और पछुआ हवा के कारण बिहार में कई जगहों पर शीतलहर की स्थिति। भागलपुर का सबौर 5.1 डिग्री के साथ रहा सबसे ठंडा स्थान। अब समाचार विस्तार से। सीबीआई ने कई राज्य चिकित्सा परिषदों और अनिवार्य परीक्षा पास किए बगैर भारत में प्रैक्टिस करने वाले विदेशी चिकित्सकों के खिलाफ जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को देश भर में 91 जगहों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने 14 राज्य चिकित्सा परिषदों और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिन्हें अनिवार्य विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा FMGE उत्तीर्ण के लिए बिना भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति दी गई थी। नियमों के अनुसार विदेशी चिकित्सा स्नातक को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या राज्य चिकित्सा आयोग में अस्थायी या अस्थायी पंजीकरण कराने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित AFMGE स्क्रीनिंग परीक्षा पास करनी होती है। जब इन अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे तो चिकित्सा आयोग NBE द्वारा सीधे उन्हें भेजे गए परिणामों से इसे सत्यापन कर सकते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार के हेलीकॉप्टर एवं जेट विमान खरीद के फैसले को लेकर विपक्षी दल के विरोध पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह सबके हित में होगा। सीएम नीतीश कुमार ने देश में से पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वें प्रकाश पर्व पर तख्त श्री हरमंदिर मंदिर जी की परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में हेलीकॉप्टर खरीद से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इसके लिए तो हम पहले से ही कहे थे, ये सबके हित में है। हमको तो आश्चर्य है कि ये लोग क्या बोलते रहते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ये उनकी पार्टी का मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रकाश पर्व है, इसका आयोजन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, इसको लेकर उन्हें खुशी है। आज गोविंद जी सिंह की जन्मदिन पर यह सिर्फ संदेश देश के नहीं बाहर रहने वाले लोग भी आते हैं। यह बहुत खुशी की बात है। यहाँ आने वाले सभी लोग का ख्याल रखा जाता है, उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाता है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना शुक्रवार को सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है और दोपहर बाद सभी परिणाम भी आ जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है। मतगणना में तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। मेयर और उप मेयर पद की मतगणना अधिकतम 11 राउंड में पूरी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में कराने की हिदायत दी है। कुल 11,127 उम्मीदवारों का भाग्य के फैसला होगा। इस चरण में पटना नगर निगम सहित 23 जिलों के 68 निकायों में मतदान हुआ है, जिसमें 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायत शामिल है। कुल 1,665 पदों के लिए चुनाव कराए गए हैं, जिसमें वार्ड पार्षद के 1,529 और उप मुख्य पार्षद के 68 और मुख्य पार्षद के 68 पद शामिल है। इस चरण में कुल 11,127 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 5,154 पुरुष और 5,973 महिला उम्मीदवार मैदान में है। वार्ड पार्षद पर 14 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने कहा कि मतगणना केंद्र पर मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से मतगणना का परिणाम देखा जा सकता है। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के लगातार प्रभाव से पटना में लगातार दूसरे दिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ 1.5 डिग्री न्यूनतम तापमान में कमी आई है। हालांकि दृश्यता बेहतर रहने से विमान सेवा में सुबह में कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ठंड से पार्कों और सड़कों पर अन्य दिनों की अपेक्षा लोग कम दिखे। दिन में धूप निकली, लेकिन इससे ठंड पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पटना के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि शाम ढलने पर फिर से ठंड में बढ़ोतरी हुई। पटना, औरंगाबाद, बांका व दक्षिण मध्य बिहार में कई जिलों में सुबह में ठिठुरने से लोग हलकने रहे। राज्य भर में सबसे ठंडा सबौर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में यह राज्य का सबसे कम तापमान रहा है। दूसरा सबसे ठंडा गया और समस्तीपुर रहा। इन दोनों जगहों पर न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों में ठंड से राज्य भर में आंशिक राहत मिलेगी। न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ेगा और दरअसल राज्य भर में दक्षिणी पछुआ हवाओं की प्रबलता और प्रवाह में कमी आएगी। इससे कनकनी का असर घटेगा। हवाओं की गति कम होने से कई जिलों में घना कोहरा हो सकता है। वहीं कड़ाके की ठंड को देखते हुए राजधानी में 25 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। राज्य भर में दूसरे दिन भी राज्य के 15 जिलों का न्यूनतम तापमान नीचे आया। इससे ठंड में बढ़ोतरी देखी गई। वातावरणीय प्रभाव के असर से गुरुवार को राज्य के 20 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। उत्तर बिहार के और हिमालय की तराई से सटे 11 जिलों में घने कोहरे से जनजीवन विशेषकर यातायात सेवाएं प्रभावित हुई। फारबिसगंज में गुरुवार की सुबह काफी घना कोहरा और दृढ़ता मात्र 25 मीटर की रही। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने बृहस्पतिवार को घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा समय सारणी जारी करते हुए बोर्ड ने कहा कि 2 विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है। तारीखें तय करने में प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं जैसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा गया है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से बृहस्पतिवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि उसने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (आरवीएम) का एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है और इसके प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को 16 जनवरी को आमंत्रित किया गया है। आयोग की यह पहल अगर कामयाब रहती है तो प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए अपने घर नगर की जाने की जरूरत नहीं होगी और वो जहां है वहीं से वोट कर सकेंगे। आयोग के अधिकारियों ने दूर-दराज के मतदान केंद्रों पर डाले गए मतों की गिनती और दूसरे राज्यों में निर्वाचन अधिकारी तक उन्हें भेजे जाने की एक तकनीकी चुनौती करार दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित आरवीएम को मजबूत, त्रुटिरहित और दक्ष तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे इंटरनेट से नहीं जोड़ा जाएगा। आयोग ने कहा कि विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया और शुरुआती मॉडल की सफलता के आधार पर निर्वाचन आयोग इसी रिमोट वोटिंग को लागू करने की प्रक्रिया को उचित रूप से आगे बढ़ाएगा। वहीं कांग्रेस नेता घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआती मॉडल को लेकर दावा किया है कि इस पहल से चुनावी प्रक्रिया में विश्वास कमतर होगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आयोग को सभी राजनीतिक दलों के साथ लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव प्रणाली में पूरी पारदर्शिता के साथ विश्वास बहाल हो। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का फैसला एक शानदार पहल है। अभी यह पायलट परियोजना के रूप में शुरू होगा तथा इससे व्यवस्था के सामने जो परेशानियां आती हैं उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी। कुरैशी ने कहा कि मेरा मानना है कि यह एक शानदार पहल है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सेंसर बोर्ड ने शाहरुख खान अभिनेता फिल्म पठान के निर्माताओं को उसमें गानों समेत कुछ बदलाव करने का निर्देश दिया है। जोशी ने एक बयान में कहा कि सीबीएफसी ने फिल्म निर्माण कंपनी यशराज फिल्म से बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार फिल्म का संशोधित संस्करण जमा करने को कहा है। उन्होंने बदलाव के बारे में विस्तार से नहीं बताया जो निर्माताओं को करने के लिए कहा गया है। फिल्म पठान इन दिनों विवादों में घिरी हुई है और 12 दिसंबर को इसके गीत बेशरम रंग के जारी होने के बाद इस पर रोक लगाने की मांग उठने लगी। गीत के एक दृश्य में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भगवा रंग की बिकनी में देखा जा सकता है, जिसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किए गए और हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया। जोशी ने कहा कि फिल्म का हाल में प्रमाणन के लिए सीबीएफसी अध्ययन समिति के पास पहुंची और सीबीएफसी दिशा निर्देश के अनुसार संपूर्ण अध्ययन की प्रक्रिया से गुजरी है। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों के लिए 1 जनवरी से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह जानकारी दी। मांडविया ने कहा कि ऐसे यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले हवाई सुविधा पोर्टल पर अपनी आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट साझा करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत की यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले भीतर कोविड जांच करानी होगी। मंत्री ने कहा कि यह नियम भारत पहुंचने पर सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के 2% यात्रियों की यादृच्छिक यानी रैंडम
परीक्षण के अतिरिक्त है। कुछ देशों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच सरकार ने सतर्कता बरतते हुए कोविड दिशा निर्देशों को सख्त किया है। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 268 नए मामले सामने आने के बाद अभी तक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,77,915 पर पहुंच गई है। सरकारी अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि राहुल गांधी के लिए निर्धारित दिशा निर्देश के तहत सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए गए थे। हालांकि उन्होंने स्वयं कई मौके पर दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित सुरक्षा चूक की शिकायत करने के एक दिन बाद सरकारी अधिकारियों ने यह बयान दिया है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को बुधवार को लिखे एक पत्र में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक होने का दावा करते हुए कहा था, यात्रा में हिस्सा लेने वाले गांधी और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया था। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पटना मेट्रो की भूमिगत मेट्रो सुरंग के लिए टनल रिंग सेगमेंट के पहले को डालने के लिए कंक्रीट डालना शुरू कर दिया है। आकाशवाणी गांधी मैदान, पीएमसीएच, यूनिवर्सिटी, मोइनुल हक स्टेडियम यह 6 स्टेशनों को जोड़ने वाली पटना मेट्रो परियोजना के लिए निर्मित होने वाली भूमिगत सुरंग का पहला हिस्सा होगा। खिंचाव की कुल लंबाई 7.78 किलोमीटर है और सुरंग के निर्माण की अनुमानित समय मार्च 2023 से 30 महीने की है। सुरंग की रिंग भूमिगत सुरंगों के लिए एक प्रकोष्ठ सेगमेंट लाइन है जो संरचना के ताकत प्रदान करती है। जब टनल बोरिंग मशीन टीबीएम का उपयोग जमीन के नीचे बोरिंग के लिए किया जाता है तो स्टील रिफाइनमेंट गेज में कंक्रीट सेट के छोटे कणों को उपयोग सुरंग की स्थायी परत बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक टनल रिंग 6 खंडों को एक साथ जोड़कर व्यवस्था को लॉक करके पूरा किया जाता है। इसके अलावा टीबीएस को आगे बढ़ने में भी मदद करता है। जब सुरंग की दीवार स्थापित की जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह भूमिगत जल के दबाव को रोक सके और भूकंप और औद्योगिक कंपन से स्थिरता प्रदान कर सके। रेलवे प्रशासन द्वारा परिचालनिक सुगमता एवं यात्री सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल स्थित मऊ शाहगंज खंड के सठिया गांव आजमगढ़ सरियानी फरिया स्टेशन के मध्य दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 28 दिसंबर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक प्री नॉन इंटरलॉक एवं 8 से 10 जनवरी 2023 तक नन इंटरलॉक कार्य के कारण पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से खुलने व गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक भोला यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बधाई देते हुए कहा कि दरभंगा में बनने वाले एम्स को दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस से हटाकर अशोक पेपर मिल स्थित कैंपस से एक बड़े भूभाग को देकर एम्स के निर्माण का निर्णय लिया गया है। उस निर्णय के लिए दरभंगा सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगों में खुशी का माहौल है। इस निर्णय से एम्स को एक बड़ा स्थान मिल जाएगा। साथ ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का अस्तित्व भी बरकरार रह जाएगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक प्राचीन मेडिकल कॉलेज है। इसकी प्रख्यात नेपाल तक फैला हुआ है। यह दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला के साथ साथ नेपाल के भी मरीज इलाज कराने आते हैं। जिस तरह से भाजपा के लोग इसके अस्तित्व को समाप्त करना चाह रहे थे, इसे एक क्लिनिक रूप में परिवर्तन करना चाह रहे थे, उसके मंसूबे में पानी फिर गया है, जिसकी परिणति है कि अब एम्स एक स्थान पर बनने जा रहा है जहां पर उसको एक बड़ा कैंपस मिलेगा। साथ ही साथ दरभंगा का शहर का भी विस्तारीकरण होगा। सबसे खुशी की बात यह है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पुनः अस्तित्व पहले से उज्जवल होगा और इसका भी विस्तारीकरण होगा। महागठबंधन शुरू से ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व को कायम रखने की मांग कर रहा था। इसके साथ ही समाचार का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।